कल कोलकाता में टीएमसी की एक रैली हुई। इसमें इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में से सिर्फ अखिलेश यादव मंच पर दिखे। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने भी वही माहौल बनाने का प्रयास किया कि जल्दी ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। खुद के साथी साथ में दिख नहीं रहे, लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा रहे। सुनिए दोनों नेताओं को, फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज और कौन कौन से बड़े मैसेज दिए। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतज़ार करने पड़ेगा। वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। तो ममता बनर्जी के हिसाब से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई तो योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव को सीएम बना देना चाहिए था। लोकसभा के लिए वोट पड़ा है और सीएम की कुर्सी अखिलेश यादव को छोड़ देनी चाहिए। तो पिछली बार तो बंगाल में टीएमसी की सीटें घट गई थी, बीजेपी ने 18 जीती थी, तो ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था क्या? जिस इंडी गठबंधन के भरोसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मोदी सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं, वो इंडी गठबंधन तो खुद ममता बनर्जी की रैली से गायब। दूसरी बात, आप इंडी गठबंधन की एकजुटता का हाल देखिए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टकराव की खबरें आ रही। जो अखिलेश यादव बीजेपी में फूट डालने के लिए मॉनसून ऑफर लेकर निकल रहे थे, उन्हें अब कांग्रेस का नया ऑफर बेचैन करने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों की लिस्ट भी तैयार कर ली। 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसके अलावा जो 5 सीटें बची हैं, कांग्रेस करेगी हमको दीजिए। आप 5 ही ना जीते थे, तो 5 हमको दीजिए। यूपी कांग्रेस ने आलाकमान को यह बता दिया कि वो 5 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस के पास उपचुनाव की 10 सीट में से एक भी सीट नहीं। अब कांग्रेस की इस नई डिमांड पर टकराव होगा, क्योंकि पहले ऐसी खबरें थी कि सपा, कांग्रेस एक नहीं जीती थी, लेकिन सपा ने कहा था कि चलिए हम 7 लड़ेंगे, आपको 3 दे देंगे। अब कांग्रेस करी नहीं, 5-5 होगा। अब ये 5-5 होगा, ये बात पचेगी या नहीं अखिलेश यादव को तो पता चल जाएगा। इंडी गठबंधन से अपनी चीजें नहीं संभल रही हैं और फिर भी उसके नेता मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे। उसको आज खुद नरेंद्र मोदी ने डील भी किया। इंडी गठबंधन यूपी को लेकर भी बीजेपी को घेर रहा है और बीजेपी और संघ के टकराव पर भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। इंडी के इस नैरेटिव से भी नरेंद्र मोदी खुद डील कर रहे हैं। संघ से टकराव की खबरों के बीच नरेंद्र मोदी ने आज संघ से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया, जिससे इंडी गठबंधन के एजेंडे की हवा निकल गई। उस फैसले के बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूं अगले चैप्टर में। जहां तक यूपी की राजनीति में उथल पुथल की बात है, तो उसे खुद नरेंद्र मोदी डील कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 जुलाई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की मुलाकात हो सकती है। यानी हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए हैं। और यह टेंशन इतनी विपक्ष की बढ़ा रहा है कि अब इंडी के नेता यह कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो बहुमत ही नहीं मिला, वो तो बैसाखी के सहारे सरकार चला। रणदीप सुरजेवाला को सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो वो ये भी जान लें कि उनको मैंडेट नहीं दिया गया है, उनका मैंडेट तो 240 पर खारिज हो गया है। वो तो बैसाखियों के सहारे सत्ता में हैं, इसलिए संसद के प्रति और संविधान के प्रति जिम्मेवारी और ज्यादा है। तो 240 पे इनके हिसाब से मैंडेट खारिज हो जाता है, तो 99 वाले को मैंडेट मिलता है क्या, जो 240 के आधे से भी कम है। और जब यूपीए में ये लोग सरकार चला रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी 240 भी नहीं पहुंची थी दोनों बार, लेकिन इनके पास मैंडेट था, नरेंद्र मोदी के पास नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी इस हद तक एक्टिव हो गए हैं अब कि आज वो हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से मिले। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर पीएम मोदी ने चर्चा की। हरियाणा बीजेपी के संगठन को लेकर पीएम मोदी ने बातचीत की। कुछ दिन पहले पीएम मोदी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले थे, उनसे लंबी बातचीत की थी। यानी नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दे रहे हैं कि एक एक चीज अब वो खुद पर्सनली देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का यह हिसाब किताब
समझ में आ रहा है कि कैसे वो इस बात को सीरियसली ले रहे हैं कि पार्टी को फिर से ट्रैक पे लाना है। बीजेपी का अपना पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर लगा दिया है, साथ ही संगठन को भी टाइट किया जा रहा है। मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही हैं। 25 और 26 जुलाई को भी बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी मीटिंग बुलाई है। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया है। मीटिंग में बीजेपी के सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी बुलाया गया है। इस महीने के अंत में बीजेपी ने अपने सभी सीएम और डिप्टी सीएम को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है। उधर नरेंद्र मोदी सब चीजें सेट कर रहे हैं और संसद में विपक्ष अपनी जमीन तलाश रहा है कि किस तरह नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाया जाए। आज बजट सत्र के पहले दिन इंडी गठबंधन ने नीट पेपर लीक को लेकर सदन में हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क गए। देखिए संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कैसे जबरदस्त बयानबाजी हुई आज। सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। It's obvious to the whole country that is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are evidence already this case. Right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उनसे भी है कि उनके जमाने में क्या होता था। वो तो चोरी रोकने के लिए जबरदस्त कानून जो अब आया वो तो लाए भी नहीं थे, और राजस्थान में कितना पेपर लीक होता था वो मैंने आपको पाठशाला में बताया था। लेकिन इस सरकार को भी चीजें टाइट करनी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये है कि उस टाइट करने का प्रोसेस दिखता है। भाई एनटीए पर एक्शन हो रहा है, उसमें सुधार की बातें हो रही हैं, सीबीआई जांच चल रही है, सब दिख रहा है और इसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में कांग्रेस को पेपर लीक पर एक्सपोज भी किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए साल 2010 में बिल लाया गया, लेकिन यह बिल ही अटक गया, पास ही नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई वहां क्या कहा कोर्ट। सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था। संसद में संग्राम के बीच आज नीट पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि नीट यूजी पेपर लीक इतना व्यापक था कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ज्यादा क्लैरिटी के लिए आईआईटी दिल्ली की मदद ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की एक एक्सपर्ट टीम बनाई है जो परीक्षा में आए सवालों के सही जवाब पर अपनी राय देगी। मामले की अगली सुनवाई अब कल होनी, यानी यहां भी
पॉलिटिक्स चल रही है और उसका हिस्सा किस तरह से छात्रों के अच्छे भविष्य से जुड़ा हुआ है कितना, और कितना पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, यह दिख रहा है। इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। यहां भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर विपक्ष ऐसे खुश हो रहा है जैसे योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया, लेकिन इस चक्कर में विपक्ष खुद ही एक्सपोज भी हो गया। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों, दुकानों, होटलों को अपने मालिक और कर्मचारियों का नाम बोर्ड पर लिखना जरूरी कर दिया गया। इस आदेश का मकसद सिर्फ कांवड़ यात्रा की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना, लेकिन आदेश जारी होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा और विरोध करना शुरू कर दिया। इस आदेश को मुसलमानों के खिलाफ बताना शुरू कर दिया। यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तक दी गई और पैरवी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगी है और आगे इस पर सुनवाई होगी। यानी अभी परमानेंट रोक नहीं है, फैसले को गलत बता दिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ऐसे दिखा रहा है जैसे योगी सरकार ने कितना बड़ा अत्याचार किया और कोर्ट ने इसको रोक दिया। जबकि यही विपक्ष जब सत्ता में था तो तुष्टीकरण के लिए क्या क्या करता था वो आज आपको याद दिलाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, पहले वो जान लीजिए। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस तरह का कोई आदेश पहले नहीं जारी हुआ, इस आदेश की कानूनी मान्यता ही नहीं है, कोई कानून पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार नहीं देता कि वो ऐसा आदेश दे सके। यह आदेश हर ठेले, रेहड़ी, चाय वाले के लिए। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहां सबसे जरूरी एक बड़ा मुद्दा है, आप किसी रेस्टोरेंट में यह देखकर जाते हैं कि वहां क्या मिल रहा है, ना कि वहां कौन खाना बना और परोस रहा है। हमारे संविधान में ऐसे गणतंत्र की कल्पना नहीं। इस पर जस्टिस भट्टी ने सिंघवी से कहा कि यहां पर आप जमीन पर जो हालात हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश मत कीजिए। इस मुद्दे के 3 पहलू हैं, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों का स्टैंडर्ड और धर्मनिरपेक्षता, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि एक मौका हो सकता है जहां हम फूड सेफ्टी और क्वालिटी पर काम कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी के लिए कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही राज्यों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तब तक यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी कि भाई यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश क्या कह रहा है वो सुन लें, तब फैसला देंगे। इसी पे ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे पता नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि नहीं गलत हुआ है। अरे पूरा फैसला तो आने दो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने योगी सरकार के फैसले को रद्द नहीं किया, रोक लगाई और वो भी अंतरिम। लेकिन विपक्ष ऐसे उछल रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगा दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि योगी सरकार ने यह आदेश संघ के इशारे पर लिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या क्या लिखा है। सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इससे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की बड़ी बातें आपको बताई और जो रिएक्शन आया वो बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में क्या कहा, आपको यह भी जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कांवड़ियों को शाकाहारी भोजन मिले और सफाई का स्टैंडर्ड भी कायम रहे। संबंधित विभाग इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत आदेश भी जारी कर सकता है। ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेले वाले कांवड़ियों को यह बता सकते हैं कि वो कैसा भोजन बेच रहे हैं, वो शाकाहारी है या नहीं, ये बता सकते हैं। लेकिन दुकान मालिकों या कर्मचारियों के नाम और पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवी भट्टी ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का, एक मुसलमान का। और उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुसलमान के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती। यानी जज ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं कि पता चल जाएगा कि भाई मुसलमान का रेस्टोरेंट तो कोई जाएगा ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि ढाबों, रेस्टोरेंट और ठेले वालों को यह बताना होगा कि जो भोजन वो दे रहे हैं वो कैसा है, शाकाहारी है या शुद्ध, और शुद्ध है या नहीं।